भी सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के 411वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज के हमारे इस सेशन की वक्ता हैं डॉक्टर मनीषा विवेक सोलंकी मैम, जो कि DS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे में प्रिंसिपल हैं और NM रानाडे मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं। मैम ने अपनी ग्रेजुएशन डीएस सॉरी मैम ने अपनी BHMS डिग्री पुणे यूनिवर्सिटी से 1988 में कंप्लीट, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन 2006 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और मैम को 2006 और 2007 में 2 बार लगातार बेस्ट टीचर अवार्ड भी दिया गया है और वन ऑफ द बेस्ट टीचर अवार्डीज रह चुकी हैं मैम MUHS की 2010 में। और मैम ने डिपार्टमेंट ऑफ ISM&H मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत एक ऑडियो विजुअल लेक्चर सीरीज जो कंडक्ट हुआ था उसमें एज अ रिसोर्स पर्सन मैम ने काम किया है। और मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्कशॉप्स में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी हुए हैं CCH के, उसमें भी एक रिसोर्स पर्सन की तरह काम किया है। और मैम CCH के जितने भी होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन होते हैं उसमें एज अ मेडिकल इंस्पेक्टर भी बुलाई जा चुकी है। मैम के मोर देन 25 से भी ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस छप चुके हैं और जिसमें से 2 रेफरेंस बुक्स भी है। और मैम ने डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल कांग्रेसेस सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में भी पार्टिसिपेट किया है। और मैम ने एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसे कि रैपिड रूरल असेसमेंट प्रोग्राम जो कि भुज में हुआ था 2001 में। फिर नेशनल कैंपेन ऑन हेल्दी मदर एंड हेल्दी चाइल्ड विथ होम्योपैथी जो कि आयुष डिपार्टमेंट ने कंडक्ट कराया था। फिर HIV एड्स इन्फेक्टेड चिल्ड्रंस के लिए भी एक NGO है जिसमें कि मैम सर्व करती है। और मैम रेगुलर बेसिस पे हेल्थ इश्यूज एंड होम्योपैथी पे आर्टिकल्स लिखा करती हैं फॉर पब्लिक अवेयरनेस। और आज का मैम का टॉपिक है रजोनिवृत्ति परिवर्तनों का नेविगेशन। मैम ठीक है अभी हाँ जी मैम, सब कुछ विजिबल है, आप स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट कर लो ना। जी मैम। ठीक है। आप सभी को नमस्कार। और आपने अ, जो मेरे लिए अ, मेरी इंट्रोडक्शन कराई इसलिए आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो सहानी सर को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपसे संवाद करने के लिए बुलाया। और आज जो उपस्थित है इस प्लेटफॉर्म में इस लेक्चर के लिए उनको भी सबको नमस्कार करके मैं मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। सो आज का टॉपिक है नेविगेटिंग मेनोपॉजल चेंजेस, अ होम्योपैथिक अप्रोच टू वेलनेस। हम सबको पता है कि मेनोपॉज ये एक ऐसी स्थिति है कि जो नेचुरल स्थिति है। ये कोई बीमारी नहीं है, पर इस नेचुरल स्थिति के साथ जो भी लक्षण आते हैं उस लक्षणों को हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, उनके लिए हमको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज चुना है। मेनोपॉज का मतलब है मेन ओ पॉज, दैट मीन्स कि महीना बंद हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है। ये एक लैटिन वर्ड है और हर महिला के जीवन में जैसे कि मेनार्क में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और मेनोपॉज में मेंस्ट्रुएशन जो है, मासिक धर्म जो है वो बंद हो जाता है। तो ये जो स्थिति है ये एंड ऑफ वुमेन्स पीरियड ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी। इसके बाद महिला गर्भधारणा नहीं कर पाती है। सो ये है मेनोपॉज की मीनिंग।
डेफिनेशन ऑफ मेनोपॉज ऐसे हैं कि जो सिम्टम्स, जो लक्षण बार बार आते हैं ड्यूरिंग द एज ग्रुप ऑफ 40 एंड 45 इयर्स, जिसको हम क्लाइमैक्टिक पीरियड भी बोलते हैं। ये पीरियड ऐसा है कि जहाँ पे कई लक्षण आते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस है, ठंड बजना है, बहुत लो फील होना है, डिप्रेस्ड लगना है, सर दर्द है, बहुत चिड़चिड़ाहट है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये मासिक धर्म पूरी तरह से बंद होने के पहले के जो फेज में आते हैं, जिसको क्लाइमैक्टिक फेज कहते हैं, वहां पे आते हैं। सो ये नेचुरल चेंज है महिला के लाइफ में आने वाला, हर महिला के लाइफ में आने वाला। और ये जो ट्रांजिशन है, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन से, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, ये स्टॉप करके एक नॉर्मल दूसरी स्थिति में जाने का जो ट्रांजिशन फेज है, जहाँ पे ये अनप्लेजेंट सिम्टम्स आते हैं, इसलिए हमको एक स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत होती है। मेन पॉइंट जो है मेनोपॉज की स्थिति का, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो भी कुछ होते हैं, वो है कि ईस्ट्रोजन जो है, जो मेन हार्मोन होता है, जिसके कारण हर महीने में हमको, महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन ऐसे, यानी कि मासिक धर्म आता है। और फर्टिलाइज फेज जो होती है, जिसकी एज, आयु मर्यादा है 12 से, जहां पे मैंने कहा कि मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, जिसको मेनार्क कहते हैं, और 12 से 40 साल की उम्र तक, सो अबाउट 25 इयर्स, 25 साल तक ये फर्टाइल फेज फीमेल के लाइफ में होती है। पर इसको ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है 40-45 के एज के बाद, जहाँ पे ओवेरियन फंक्शन जो है वो कम होते जाता है। और इसका कारण है कि ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो है ये कम होते जा रहे हैं। सो मेन फंक्शन जो है ओवरी का, ओवुलेशन का, वो कम होते जा रहा है। ये फेज को क्लाइमैक्टिक फेज कहते हैं। ये कई साल, जैसे कि 5 साल या 10 साल से लेके जब तक कंप्लीट मासिक धर्म बंद नहीं होता है, तब तक ये फेज रहती है, क्लाइमैक्टिक फेज रहती है, जहाँ पे फॉलिकल्स जो है ओवरी में बनते हैं, वो पिट्यूटरी में से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं, उसको रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और जो इफेक्टिव फॉलिकुलोजेनेसिस होना चाहिए, दैट मींस ओव्यूलेशन होके ओवम निकलना चाहिए, वो प्रोडक्शन दिन ब दिन कम होते जाता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम होते जाता है, वैसे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस पे परिणाम होता है, और वहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ते जाता है। इसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो मासिक धर्म आता है, ये धीरे धीरे कम होते जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी कम होते जाती है, और जो इंटरवल में आता है वो भी दूर, ज्यादा ज्यादा आगे चला जाता है। और फाइनली एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो महीने महीने में होने वाला है वो हो ही नहीं रहा है, सीजेशन ऑफ मेंसेस जिसको कहते हैं। सो ये डिस्टर्ब फॉलिकुलोजेनेसिस जो है बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस और एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जहाँ पे अनओव्यूलेशन, ओलिगो ओव्यूलेशन एंड कॉर्पस ल्यूटियम इनसफिशिएंसी हो जाती है। और सस्टेन लेवल्स जो मीन्स ईस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं, जो जिसके कारण एंडोमेट्रियल थिकनेस, हाइपरप्लेजिया होके मासिक धर्म आता है, उसमें कई हमको वेरिएशंस, abnormalities दिखाई देते हैं, एंड अल्टीमेटली देयर इज एन ऑप्टिमम फॉल ऑफ एस्ट्रोइडल प्रोडक्शन, जहां पे फिर एंडोमेट्रियल लेयर जो है, अंतस्तरल जो ये है, वो ही परिणामकारक नहीं हो पाता है, और जहां पे मेंसेस होना ही संभव नहीं होता है, जिसको एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेनोपॉज कहते हैं।
ईस्ट्रोजन की कमी के कारण जैसे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, वैसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स में काफी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे कि ओवरीज श्रिंक हो जाती हैं, फिर जैसे फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो उनका भी वो भी श्रिंक हो जाती हैं। यूट्रस का साइज छोटा हो जाता है, वो स्मॉल हो जाता है। एंडोमेट्रियम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बड़ा वो लेयर जो है बहुत थिन और एट्रोफीड हो जाता है। और वजाइनल एपिथेलियम ऑल्सो बिकम्स वेरी थिन, उसका पीएच जो है, जो नॉर्मली एसिडिक होना चाहिए, वो एल्कलाइन हो जाता है। वल्वल एट्रोफी होती है, स्कैंटी प्यूबिक हेयर हो जाते हैं, इंट्रॉइटस भी नैरो हो जाता है। ब्रेस्ट भी फ्लैट और पेंडुलस होके एट्रोफिड ग्लैंड जैसे हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का जो एपिथेलियम है वो भी थिन हो जाता है, एंड इट बिकम्स प्रोन टू infection because of thinness of the urethral epithelium. सिम्टम्स में वो रिजल्ट करता है जैसे कि पेनफुल यूरिनेशन है, डिसयूरिया, बहुत बार बार यूरिन को जाने की इच्छा होना, या बहुत स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जिसको हम कहते हैं, बहुत अर्जेंटली जाने की इच्छा होना। ये बिकॉज वहां का मसल टोन जो है वो पेल्विक मसल रिलैक्सेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईस्ट्रोजन। और यूट्रस भी जैसे कि वो मांसपेशियां जो है वो बड़ी शिथिल हो जाती है, इसलिए यूट्रस भी नीचे आ जाता है, जिसको हम प्रोलैप्स भी कहते हैं। और ये सारे चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस, यूरेथ्रा, ब्लैडर और यूट्रस में होते हैं। इसके अलावा बहुत हमको ये पता है कि जैसे ही महिलाएं मेनोपॉजल स्टेज में जाती हैं तो उनकी हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती है, बोन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईस्ट्रोजन। लॉस ऑफ बोन मास होता है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और इसके कारण इन महिलाएं दे आर मोर प्रोन, जिनको हाई रिस्क फ्रैक्चर ऑफ बोन्स हो सकते हैं। उनका रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो कि पहले ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन दे हैव लिटिल लेस रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पुरुषों के मुताबिक जब हम कहते हैं, पर पोस्ट मेनोपॉजल तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी डिजीज का होना भी बहुत हाई हो जाता है बिकॉज ईस्ट्रोजन की कमी के कारण जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वो कम हो जाता है। और इट ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू प्रोनेस फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि ईस्ट्रोजन के कारण ये प्रिवेंट होता है। पर जो कि मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, इसके लिए उनका प्रोनेस फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस भी बढ़ जाता है। सो इतने सारे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्ट्रक्चर्स में भी होते हैं, ऑर्गन्स में भी होते हैं मेनोपॉज में, इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग एन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिर मेनोपॉज के 4 स्टेजेस हैं, जैसे कि प्री मेनोपॉजल स्टेज है जहाँ पे हमको पता है कि मंथली पीरियड्स आते हैं। पेरी मेनोपॉजल, जहाँ की मेनोपॉज होने के पहले जो फेज है उसको हम पेरी मेनोपॉजल फेज कहते हैं। और मेनोपॉज है जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट सीजेशन हो जाती है, और पोस्ट मेनोपॉजल जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है उसके बाद की जो फेज है। सो प्री मेनोपॉजल द फेज विच इज normal reproductive function from menarche to last regular menstrual period, इसको प्री मेनोपॉज कहते हैं। पेरीमेनोपॉज जो है, अराउंड मेनोपॉज देयर इज ट्रांजिशन स्टेज ऑफ 2 to 10 years, 2 से 10 साल तक बिफोर कंप्लीट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, and this is due to fluctuation in the hormone levels which is experienced by a female between the age of 35 to 50 years. और यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं पेरीमेनोपॉजल स्टेज में, जो कि हॉट फ्लशेस, ये बहुत कॉमनली हमको पेशेंट्स बताते हैं। और मेनोपॉज जो स्थिति है जहाँ पे
end stage of natural transition in women's reproductive life, or stoppage of menses for at least 6 months to 1 year actually nowadays. हम कहते हैं कि फीमेल वो महिला में रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज हो गया है. Ovarian secretion of estrogen and progesterone is decreased and thus ovulation cannot occur. ये भी हमने बात की है कि ईस्ट्रोजन की मात्रा या लेवल कम होने के कारण ओवरीज का फंक्शन भी कंप्लीट कम ही हो जाता है. Women is no longer able to get pregnant naturally. ये स्थिति को ही हम मेनोपॉज कहते हैं. और पोस्ट मेनोपॉज जो है, जहाँ पे रेस्ट ऑफ लाइफ आफ्टर मेनोपॉज हैज अकर्ड, मींस मेनोपॉज होने के बाद की जो लाइफ है उसको हम पोस्ट मेनोपॉजल लाइफ कहते हैं. पोस्ट मेनोपॉजल फेज बिगिंस when 12 full months have passed since last menstrual period. 12 महीने, 1 साल जब पीरियड्स नहीं आते हैं, जब मासिक धर्म नहीं आता है, तब हम कहते हैं कि इस महिला में रजोनिवृत्ति का फेज या मेनोपॉज हो चुका है. तो ये जो फिजियोलॉजिकल स्थिति है, इसमें क्या कॉमन या फ्रीक्वेंटली अकरिंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं. हम सब जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले जो सिम्टम के लिए महिलाएं डॉक्टर्स के पास आती हैं या कहती हैं, वो है हॉट फ्लशेस. क्योंकि ये है वासोमोटर सिम्टम. ये बड़ा क्या कहते हैं कि इसके कारण बहुत ज्यादा इनको परेशानी होती है, और ये भी हार्मोन की फ्लक्चुएशन के कारण होता है. 50% ऑफ पेरीमेनोपॉजल एंड 80% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल विमेन, इनमें ये लक्षण दिखाई देता है. देयर इज सडन फीलिंग ऑफ इंटेंस बॉडी हीट. इनको बहुत गर्मी लगती है. पर्स्पिरेशन, जैसे कि पसीना बहुत आता है, जो कि कोई रीजन नहीं है और किसी को नहीं हो रहा है, पर इन्हीं को ये हो रहा है. ये वासोमोटर सिम्टम बड़ा परेशानी फीमेल के लिए बहुत दिक्कत करता है. नाइट स्वेट्स, रात को बहुत ज्यादा पसीना आना. स्लीप हाइपरहाइड्रोसिस जिसको कहते हैं. 75% मेनोपॉजल वीमेन ये भी सिम्टम एक्सपीरियंस करते हैं. और सिम्टम्स ये जो मैंने कहा कि इनकी इंटेंसिटी जो है, अगर वो बहुत है तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं. जैसे हॉट फ्लशेस या हीट फ्लशिंग है, इसके साथ इनको धड़कन होना, पाल्पिटेशन, बीच में ठंड बच जाना और सरदर्द होना. ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये इनकी नींद भी खराब करते हैं. डिस्टर्ब स्लीप भी होती है. एंड उनका डे टू डे जो लाइफ है फीमेल का, ये बड़ा अफेक्ट हो जाता है इन सिम्टम्स के कारण. इसी के साथ जो रेगुलर मेंसेस होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं. वो फर्स्ट साइन है मेनोपॉज का, क्योंकि फंक्शन ऑफ ओवेरियन फंक्शन धीरे धीरे कम होते जाता है. और इनफ्रीक्वेंट पहले मेंसेस होते हैं. फिर कभी कई महिलाओं में तो जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड आता था हर महीने, वो अब 2 महीने से आता है, कई 3 महीने से आता है. तो कई महिलाओं में वो एवरी 15 डेज बहुत जल्दी भी आ सकता है. सो सारी इरेगुलरिटीज ऑफ मेंसेस की जो है वो इस हार्मोनल डिस्टर्बेंस से हो सकती है. और ब्लीडिंग भी है जो नॉर्मली 3 से 5 दिन तक रहती है. ये ब्लीडिंग कई महिलाओं में बहुत दिन चलती है या कई महिलाओं में बहुत कम दिन चलती है. तो ये जो सारे ये चेंजेस है मेंस्ट्रुएशन की, ये भी एक सिम्टम है मेनोपॉज का. 20 to 40% of women, they also have loss of libido, hypoactive sexual desire syndrome जिसको कहते हैं. And it has a psychological, relational, physical and hormonal dimensions. ये तीनों डायमेंशन में इसका इफेक्ट हमको दिखाई देता है, फिजिकल लेवल पे भी एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे भी.
वजाइनल ड्राइनेस जो मैंने कहा कि एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस होते हैं इसमें ड्राइनेस ऑफ आई मीन एट्रोफी ऑफ द एपिथेलियम होता है एंड ड्राइनेस ऑफ वजाइना व्हिच कैन रिजल्ट इनटू एट्रोफिक वजाइनाइटिस 40 to 60% of women they suffer from this problem. साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है जिसमें हमको माइंड के सिम्टम्स दिखाई देंगे जिसको हम मूड स्विंग्स कहते हैं और ये भी बहुत ज्यादा हमको हमारे पास जब महिलाएं आती हैं तब बहुत परेशान होती है कि इनको उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है जहाँ पे फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस हैं अनएक्सप्लेन्ड इमोशंस हैं डिप्रेस्ड लगता है सैड फीलिंग होता है लैक ऑफ मोटिवेशन होता है कोई काम करने की कोई रूटीन डेली वर्क करने की इच्छा नहीं होती है और बहुत चिड़चिड़ापन किसी किसी में दिखाई देता है और 50% ऑफ द विमेन विल एक्सपीरियंस द मूड चेंजेस कई महिलाओं में हम देखते हैं कि वो बड़े इम्पेशेंट एंशियस नर्वस सैड डिप्रेस्ड वो ऐसे सडनली ये चेंजेस इनमें दिखाई देते हैं the other symptoms which females they can come across and they can approach you could be incontinence of urine bloating of abdomen digestive problems some allergies headache joint pains tingling in the extremities and समटाइम्स वेरी वरीसम सिम्टम होता है जो कि वेट गेन और वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि खाना ठीक है फिर भी वेट गेन क्यों हो रहा है साइकोलॉजिकल वेर इन मूड स्विंग्स आई वाज टेलिंग तो वो जो सिम्टम्स है तो साइकोलॉजिकल उसकी इफेक्ट है जहाँ पे डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर स्लीप प्रॉब्लम्स इनडिफरेंस टू द फैमिली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डिमेंशिया and early symptoms of dementia and Alzheimer's also आपको दिखाई देंगे फिजिकल सिम्टम्स में ऑस्टियोपोरोसिस जहाँ पे बोन्स बहुत ब्रिटल और वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट दे आर प्रोन फॉर easy fractures stress fracture hip fracture and they are also prone for cardiovascular diseases because of proneness to atherosclerosis जहाँ पे हार्ट डिजीज स्ट्रोक ये भी हमको दिखाई देता है नाउ मेनोपॉज ये एक नेचुरल स्थिति है फिजियोलॉजिकल स्थिति है बट ये कभी कभी अबनॉर्मल मेनोपॉज भी हमें कई महिलाओं में हो सकता है जैसे कि हमने कहा कि मेनोपॉज की जो एज है वो 45 से लेके 55 अगर है अगर ये मासिक धर्म अगर 40 एज के पहले ही स्टॉप हो जाए तो ये तो अबनॉर्मल है इसको प्रीमैच्योर मेनोपॉज कहते हैं या अगर ये मासिक धर्म 55 एज के बाद भी रेगुलर है तो इसको हम डिलेड मेनोपॉज कहते हैं ये भी एक अबनॉर्मल स्थिति है और कई महिलाओं में आर्टिफिशियल मेनोपॉज रहता है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस इनको सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज करते हैं some malignant diseases हैं या some dysfunctional uterine bleeding resulting into severe anemia जहाँ पे इनको सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है इन महिलाओं में भी ये एक अबनॉर्मल स्थिति है ये फिजियोलॉजिकल नहीं है सो दे आर ऑल अबनॉर्मल फेजेस ऑफ मेनोपॉज डायग्नोसिस तो बहुत इजी है क्लिनिकल है एज ऑफ द फीमेल है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन है फिर भी फॉर एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ग्रीन क्लाइमेट्रिक स्केल जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने बनाया है जहाँ पे 4-point रेटिंग स्केल फॉर ईच सिम्टम उन्होंने दिया है वो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि इस महिला में मेनोपॉज आ चुका है अगर सिम्टम नहीं है तो 0 स्कोरिंग है माइल्ड है तो स्कोर 1 है मॉडरेट है तो 2 है and severe है तो 3 है so the common symptoms we've already spoken about और ये जो symptoms है वो जो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ जो कि ग्रीन क्लाइमेट्रिक स्केल में उन्होंने उसका जिक्र किया है हॉट फ्लैशेस नाइट स्वेट इरेगुलर पीरियड्स लॉस ऑफ लिबिडो vaginal dryness dyspareunia mood swings
sleep disorder, headache, breathing difficulties, anxiety and nervousness. Panic, irritability, excitability, loss of interest, difficulty in concentration, depression, crying spells, dizziness, tired feeling, lack of energy, palpitations, joint pains, backache, tingling numbness, urinary frequency, incontinence, digestive problems like bloating and itchy skin. तो ये सारे सिम्टम्स उन्होंने ग्रीन क्लाइमेटिक जो स्केल दी है उसमें मेंशन किए हुए हैं और इसको माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी से हम स्कोरिंग करके अगर ये स्कोर 15 या 15 से ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि फीमेल हैज गॉट एन स्ट्रॉन्ग what you say deficiency of estrogen and it is suggestive of menopause or perimenopause. There is no other cause for all these symptoms. कन्वेंशनल मेडिसिन जैसे कि एलोपैथी में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है और ये मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के कारण उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। इसके कोई बेनिफिट्स और कोई डिसएडवांटेजेस हैं ये हम बस जानना चाहते हैं क्योंकि हमारा फोकस तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट में ही होता है। बट कई बार महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेके भी अपने पास आते हैं तो इसके लिए ये जानकारी जरूरी है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है जिसके कारण उनके सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लशेस कम हो जाना या वजाइनल ड्राइनेस या डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाना या ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट हो जाना, रिस्क ऑफ कोलोनिक कैंसर जो है वो भी कम होती है, ईस्ट्रोजन एडमिनिस्टर करते हैं उसमें से और there are some estrogen preparations like vaginal cream, percutaneous gel, transdermal patches, low dose short period of therapy monitoring women during therapy is recommended क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स में जैसे कि इसको GIT symptoms once you start hormone replacement therapy तो GIT symptoms में bloating, indigestion, also mood swings, development of fibroids, gallstones, blood coagulation disorders, breast tenderness, weight gain, breast cancer की possibility, coronary artery disease की possibility, stroke की possibility. So सारी महिलाओं में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवोकेट करेंगे ऐसे नहीं है बट ये तो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है जैसे कि जेनाइटल ट्रैक्ट अगर ब्लीडिंग है और कोई ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट नियोप्लाज्म है, ट्यूमर है, हिस्ट्री ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है या एक्टिव लिवर डिसऑर्डर और गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर है। तो जो इसके साइड इफेक्ट्स है और उस हिसाब से अगर कोई बीमारी ऑलरेडी वो महिला में है तो उसमें तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वो नहीं देते हैं। तो हमारा फोकस है जब कि हम मेनोपॉज की जानकारी, उसके लक्षण वो क्या है, उसमें क्या चेंजेस हैं फिजियोलॉजिकल पीरियड फेज होने के बावजूद भी, तो हमारा तो फोकस है कि हाउ होम्योपैथी कैन बी मोस्ट इफेक्टिव एंड अ कंप्लीटली हार्मलेस ट्रीटमेंट। होम्योपैथी एक सेफ इफेक्टिव थेरेप्यूटिक सिस्टम है मेनोपॉज सिंड्रोम के लिए बिकॉज इट हैज अ होलिस्टिक अप्रोच एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। Actually, homeopathy is a boon for women's health problem, both emotional and physical. Because जब भी हम holistic और individualized approach की बात करते हैं, तो ये inbuilt है इसमें कि emotional और physical symptoms का भी इसमें relief होना ही है. As we are aware that every woman may not experience the same set of symptoms with the same intensity. ये हम जानते हैं और क्यों some of the females they may not even suffer with these types of symptoms. इसलिए हर महिला को वो उसके मुताबिक जो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं होम्योपैथी में वो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा ये it becomes a boon for a women's health. Also जैसे कि सिम्टम्स हैं और महिला की जो बेसिक हेल्थ है
वो इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी के ऊपर भी हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और बेस्ड ऑन टोटलिटी वैसे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी एंड पोटेंसी अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं. We also know that the basic approach is that body and mind, they are inseparable units. So intensity of symptoms, frequency of symptoms, set of presentation of symptoms, they can vary from individual to individual. हर महिला में उसमें हमको अलग अलग symptoms, set of symptoms दिखाई देंगे. Thus, medicine which is based on totality of symptoms, both physical and mental, is the only right answer to cure or to treat these cases. That means जिन महिलाओं में मेनोपॉजल सिम्टम्स के कारण इनका डेली डे टू डे लाइफ अफेक्ट होता है. सो बिफोर मैं एक आपके साथ 2-3 कॉमन प्रेजेंटेशन की केसेस शेयर करने के पहले थोड़ा सा जो हमारे पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज हैं जो बहुत ज्यादा मेनोपॉजल फीमेल्स में सिम्टम के बेस के ऊपर जब हम देते हैं तो बहुत ज्यादा इनका उपयोग हमें दिखाई देता है, तो उनका थेरेप्यूटिक्स थोड़ा आपसे शेयर करना चाहती हूँ. लैकेसिस, जो भी सिम्टम्स हमने मेनोपॉज के देखे जहाँ पे हॉट फ्लशेस है, इरिटेबिलिटी है, डिप्रेशन है, मुझे ऐसे लगता है कि लैकेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जहाँ पे प्रोफाउंड सम सिम्टम्स आई एम गोइंग टू शेयर जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं while treating the cases females with menopausal symptoms. Profound prostration with palpitation, flashes of heat on vertex, hot vertex, palms and soles are hot, recurrent attacks of headache, emotional disturbances after slightest exertion of mind, unwarranted jealousy and suspicious. So jealousy, suspiciousness तो core है लैकेसिस का, but वो और ज्यादा उभर के आता है during this phase. Inflammation of glands and cellular tissues, apprehensive of future, sensation as if all blood is running towards head. ये जो वाजोमोटर सिम्टम्स मेनोपॉज में दिखाई देते हैं, ये एक इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम हो सकता है लैकेसिस का. Abdomen so sensitive that she cannot bear any clothing around the abdomen. Important symptom of bloating. What you say, if an individual has such type of a symptom, हम हमेशा सोच सकते हैं लैकेसिस के बारे में. Menopausal symptoms which are aggravated before and after menstrual flow, before and after sleep, left-sided complaints, aggravated in warm room, better cold in general, and the flow, better by flow, better after discharges, and better during menses. ये लैकेसिस के symptoms हैं. Another important constitutional or a polycrest remedy we can say is graphites. एक बहुत disturbing symptoms है महिलाओं के लिए जब during the phase of menopause है weight gain. Graphites is one very important remedy जहाँ पे tendency to weight gain and deposition of fat on thighs, buttocks and around the breast. ये one very important indication we can see in our practice. Face is pale, waxy, sickly looking, aversion to pollution because of dryness of vagina, wearing down sensation in uterine region, menses are late or discontinued, leukorrhea appears instead of menses, laxity during menses, violent itching of vulva before menses, another important symptom. Timid, confused, cannot take decisions, lack of disposition to work, despondency, aggravated by warmth at night and during and after menses, and patient is better in dark room and by wrapping up. Violent itching, ये तो हो गया. Sorry. The another important remedy is natural muriaticum. Great emaciation, patient is oversensitive to trifles,
hysterical behavior, wasting of breath, menses become irregular, cannot tolerate hot climate, warmth of room, pain in extremities and muscles, which is of stitching type like electric shock associated with convulsive jerking of limbs, sensation as if limbs are falling asleep. Quick discharge like white of an egg, sensitive to change, nervous, sad, melancholic, hysterical condition of mind, weeping disposition, dislikes consolation, and it aggravates the symptoms. Aggravation from sunrise to sunset between 10 to 11 a.m., heat of sun at seashore, music, noise, mental excitement, warmth in general. Patient usually is better in open air, lying on hard surface, moderate exertion, and in cold air. ये सारे symptoms हम जानते हैं. ये these remedies are really they are a boon for us when we are treating menopausal. I mean when we are treating females with menopausal symptoms. Calcarea carb is another such remedy where there is heavy flooding, night sweats and flushing in patient in spite of patient being very chilly normally. Weight gain, then responsible and hard-working females, yet somewhat very slow and plodding. Easy fatigue, anxiety may be strong, and overwork or stress may lead to temporary breakdown. Stiff joints and cramps in legs and feet, and craving for eggs and sweet, which helps us to go for calcarea. Rheumatism and gouty swellings, pains appear at night at the time of menopause, and aggravation from cold in general, wet weather, mental or physical exertion, and better by dry weather, lying on painful side. Ignatia, ये भी एक बहुत important remedy है, especially when we were saying कि menopause की महिलाओं में mood swings जो होते हैं, कई बार हम वो mood swings के कारण उनका day to day life affect हो जाता है. Ignatia is one very good remedy. Afraid to go to bed, jerking of limbs when she goes to sleep, various types of dreams, menses irregular, bleeding is black with spasmodic pain, severe headache of congestive type, better by warmth application, headache aggravated with close attention. During menses, face becomes distorted, convulsive movements, pale and sickly looking female, aggravation, cold, aggravation from grief, anger, emotions, mental excitement, excess of stimulation, and better by warmth in general, walking in open air and after pressure. Whenever you find that the intensity of these symptoms and acuity of symptoms is quite, I mean, of a higher grade, we often think of belladonna. Belladonna is another important remedy for menopausal females, especially with vasomotor symptoms. Flushes of heat during menopause are very sudden and intense. Pulsation or throbbing may be felt in the head or any part of body. A heavy flow of blood that feels very hot appears in some periods. Short bursts of anger can occur during headache or in stressful situations. Migrainous headache, blood pressure fluctuations, craving for lemons and lemonade. These are important features which we can see in patients where you need belladonna. Silesia. Sick headache associated with nausea, vomiting. Headache commences in occipital region, extends forward in the afternoon, and settles at supraorbital region in early night hours. Profuse head sweat, which is cold, clammy, offensive, especially on forehead. Sweat on upper part of the body, hardened glands, especially around the neck, salivary glands, and parotid. Patient is usually constipated, stools partly expelled, partly received back, yielding disposition, but they have fixed ideas, nervous and excitable, very sensitive to external impressions,
aggravated in the morning after washing the parts while uncovering, lying down, damp, wet weather and cold atmosphere. Patient is better by warm in general, tight bandaging around the head in summer and humid atmosphere. Sulfur is another good remedy during menopause for females who behave like a child. They have less power to think. Then they become very depressed, irritable, forgetful, very selfish. They have no regards for others, must keep busy all the time, helpful for, sulfur is useful in cases where the hot flushes are there, flushing during menopause, when a female wakes up in the early morning hours and throws off the covering. Also very anxious, weeps a lot and worry excessively about her health. Mentally active, inclined towards messy habits, usually feels worse from war. Aggravation, warm up bed, bathing, standing in morning at rest and after eating. Better by lying on right side, dry warm weather and open air. सेपिया कटुफिश, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी है मेनोपॉज के दौरान. Periods जहाँ पे sometimes they come late, they are scanty, they are heavy, flooding at other times. Pelvic organs can feel weak and saggy. So we know that displacement of uterus as one of the common features which you can get in menopause. Then craving for vinegar or sour food, feels dragged out and weary with an irritable detachment regarding family members and loss of interest in daily tasks. Exercise, especially dancing, can help these females' mood improve with her and improving in her energy. Hysterical and indifferent, no more affection for whom she loved the best, cannot narrate her complaints without weeping, sad and gentle at a moment, but becomes excitable and obstinate in next moment. Getting feet wet aggravates the complaints, aggravation after washing, laundry work, damp, wet weather in the evening, and better by movement, heart pressure, and warmth after the sleep. Tachycardia. Mild-mannered, shy, and accommodative, but has many suppressed emotions. Depressed or have outbursts of unaccustomed rage. Parts are very sensitive. Worse, sitting down, impetus, violent outbursts of passion, hypochondriacal and sad. Very sensitive about what others say to her. Aggravation from anger, indignation, grief, mortification, loss of fluids, onanism, sexual excesses, least touch on affected part. Better after breakfast, warm rest at night. Pulsatilla, soft and emotional with changeable moods and a tendency towards tears, attached to their families and find it hard to bear the thought of children growing up and leaving home. They usually feel deeply insecure about getting older. Changeable mood, irregular periods, and mood which is alternating. Heat and chills and lack of thirst, these are common features. Menses are too late, scanty, thick, dark, clotted, changeable. Intermittent diarrhea during or after menses. Aggravation from heat, rich fat food, which these ladies they like after eating. Towards evening, warm room, lying on left or on painless side also aggravates when allowing feet to hang down. Patient is better in open air, better by motion, cold application, cold food and drinks, and even the patient is not that thirsty. तो जैसे कि मटीरिया मेडिका की ये सारी इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, सारी रेमेडीज तो हम बात नहीं कर सकते, पर ये बहुत ही जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज जो हमको हर तरह की सिम्टोमेटोलॉजी जो मेनोपॉज में दिखाई देती है उसमें बहुत ही यूजफुल है. और हम
मटीरिया मेडिका के साथ साथ हमारे पास जो रेपर्टरी का टूल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सिम्टम टोटलिटी के ऊपर रूब्रिक्स ढूंढ के भी हम अच्छी दवाइयों को आई मीन वी कैन प्रिस्क्राइब गुड मेडिसिन और सिमिलिमम इन अ पेशेंट. सो रूब्रिक्स फ्रॉम माइंड जो मैं पढ़ूंगी नहीं, पर रूब्रिक्स फ्रॉम माइंड वी कैन सी, जहाँ पे एंजाइटी हेल्थ अबाउट क्लाइमेक्टिक ड्यूरिंग या कंप्लेन्स ऑफ मेनोपॉज ड्यूरिंग, ऐसे कई रूब्रिक्स हमको दिखाई देंगे जो कि यूजफुल है हमको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में. माइंड फॉरगेटफुल मेनोपॉज ड्यूरिंग, हिस्टेरिया एट क्लाइमैक्सिस, nymphomania climaxes of, sadness climaxes of. The chapter of vertigo, there are rubrics like vertigo during climaxes. Then under the chapter of head we can find so many rubrics which are related with climaxes and menopause. Then eye, ear, mouth, where we can, I've just taken few of the एग्जाम्पल जहाँ पे हमको कई रूब्रिक्स मिलेंगे जिनको जो मेनोपॉज से जुड़े हुए हैं और जो हेल्प करेंगे हमको सिलेक्शन ऑफ फाइनल रेमेडी के लिए. फेस, स्टमक, एब्डोमेन, रेक्टम, जेनिटेलिया, sleep, sleeplessness, climaxes during, perspiration, profuse climaxes during. इसके अलावा, दवाइयों के अलावा, मेनोपॉज ये ऐसी एक स्थिति है कि जिसमें एंडोक्राइनल फंक्शंस में जो भी बदलाव आते हैं, इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत जरूरी है. सो होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ हमको लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताना बहुत जरूरी है उस महिला को जो हमारे पास दवाइयां लेने आती हैं. तो यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस में जैसे कि वाजोमोटर सिम्टम्स हैं, तो उनको ये कहना बहुत जरूरी है कि बहुत हॉट ड्रिंक, स्पाइसी फूड, अल्कोहल, ये इन्होंने वर्ज रखना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए. या वजाइनल डिस्कम्फर्ट अगर बहुत है तो मे बी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वो यूज कर सकती हैं. नींद, जैसे कि नींद की अगर हैबिट है कि बहुत लेट सोना या कंजम्पशन ऑफ कैफीन या कॉफी बहुत है, फिर रात को नींद देर से है, तो ये भी चीजें अवॉइड करना, क्योंकि अगर प्रॉपर नींद है तो मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा. इवन वाजोमोटर सिम्पटम जैसे ये हॉट फ्लैशेस है ये भी कम हो जाएंगे. तो एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत जरूरी है, ये भी हमको उनको कहना चाहिए. और जैसे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, उनका टोन रिलैक्स हो जाता है, इसके पेल्विक फ्लोर मसल के जो केगल एक्सरसाइजेस हैं वो भी हमको उनको कहना चाहिए. बहुत आसान है क्योंकि हम कहीं भी रहे, जिसके कारण के यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अर्जेंसी में बहुत फर्क गिर सकता है. तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हमको इन महिलाओं को बताने चाहिए, जहाँ पे ये मसल्स जो है ये 3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलैक्स करें. ऐसे दिन में 10-12 टाइम्स भी अगर हम करेंगे तो मसल टोन काफी अच्छी रह सकती है. प्रॉपर डाइट, जो कि अब ये फास्ट फूड का जमाना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि बैलेंस डाइट महिलाओं ने बहुत ध्यान से इस अवस्था में लेना बहुत जरूरी है, जिस कारण इनका ये जो वेट का भी प्रॉब्लम है इसमें भी काफी हेल्प हो सकती है. सो डाइट के ऊपर ध्यान देना, रेगुलर एक्सरसाइजेस जो कि फ्लोर एक्सरसाइजेस या योगा है, सूर्य नमस्कार है, या बहुत ज्यादा vigorous एक्सरसाइज करने की जरूरत है ऐसे नहीं, but even a walk for 30 minutes, all these will help in physical mobility and इसके कारण मुझे ऐसे लगता है कि रेगुलर एक्सरसाइज उनको कहना भी बहुत जरूरी है. योगा एंड मेडिटेशन कैन हेल्प देम फॉर देयर peaceful mind and the psychological disturbances which are happening.
तो ये भी अगर नहीं पता है तो उनको सिखाना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा रेगुलर चेकअप भी हेल्थ के लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही ईस्ट्रोजन की कमी है उसके कारण जो चेंजेस होते हैं, अगर उस कारण फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो इसको तो प्रिवेंटिव लेवल पे ही काम करना चाहिए। इसके लिए एनुअल चेकअप्स है या रेगुलर चेकअप, फिजिकल चेकअप, क्लिनिकल चेकअप है, ये भी करना बहुत जरूरी है। मैं एक दो तीन केसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिसमें बहुत आसानी से जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर हमने दवाई दी है उन पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए हैं। तो ये केस पहली है, 51 ईयर की ओल्ड फीमेल है जो कि ऑफिस क्लर्क थी। शी प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ हॉट फ्लशेस, heat extending to head to feet with profuse perspiration which is aggravated at night, and sleep disturbances. Menstrual history, irregular cycles for 7-8 months with profuse flow lasting for 5 to 6 days. Obstetric history, gravida 2, para 1 abortion, 1 full-term pregnancy, 1 spontaneous abortion at 3rd month, 25 years back. Very irritable, discontented, and dissatisfied with everything at work as well as at home, and conscientious about trifles, weeping while narrating symptoms, mood swings were very prominent. She had no desire for sexual relationship and a very tired feeling. Thermally, she was ambithermal. Perspiration was more in axilla. She had desire for sour things, pickles. She said, without that, I can't eat my food. General physical examination, there was no abnormality. Routine investigations were also done, but they were all within normal limits. We gave a prescription of Sapia in a higher potency single dose, and that was repeated after a month in an ascending potency when we found that she is showing an improvement. Completely asymptomatic and is coping better with, at work and even at home, and she has achieved a spontaneous menopause, no menses for last 6 months. So this was case 1. Another case is 48-year-old housewife presented with feeling of suffocation, palpitation, and profuse perspiration with fear of cardiac disease since 4 months. Menstrual history, irregular cycles for past 1 year, last period 6 months back, gradual aggravation of above symptoms since then. Metals, she is God-fearing lady, very religious, does puja every day, very social, likes to talk, fault finding, feels that people are criticizing her and they're talking about her, anxious about health, sleep is disturbed due to palpitations. Thermals, very hot, wants fanning all the time and loose clothing. Perspiration is profuse. General physical examination, her blood pressure was 150 by 90 mm of Hg, pulse was 100 beats per minute regular. Routine investigations were normal. We prescribed based on the totality, Lacasis 200. Single dose was followed by aconite 200, which was repeated in water in divided doses because her sleep was getting disturbed with palpitation. In the follow-up, weekly follow-up, she showed almost 60% improvement in her symptoms. So we have given a higher potency of Lacasis single dose and continued with placebo for a month. 6 months follow-up shows complete recession of all the symptoms. So patient is cured with no recurrence of symptoms. Case number 3 is a female of 48 years, a school teacher, presented with complaints of hot flushes with great physical and mental exhaustion and giddiness, tired feeling, pain in knee joints with weakness and depressed feeling. Menstrual history, no abnormality. Obstetric history is okay. Then mentals does not feel like going to work, as any mental exertion, it aggravates her complaint. BP mood, beeps at work, loves music but feels more depressed, sad music.
She is a popular teacher liked by all her students because of her helping nature. Thermals cannot tolerate sun, gets headache and skin tanning. Desires potato, aversion, does not like milk. General physical examination reveals no abnormality and routine investigations were also normal. We gave मैम हम लोग का 1 मिनट केवल बचा है. हाँ जी हम लोग का सर. केवल 1 मिनट बचा है जी. हाँ सर, just getting over with the last slide. क्या Platinum carb 200 we prescribed, and with the weekly follow-up, she is completely asymptomatic, very cheerful. This is the last case, 49-year-old female. मैम हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे. Yes, sir, we will stop here. या We'll stop here. Thank you, sir. थैंक यू मैम. अंकिता जी, सेशन को अंजनी जी को हैंड ओवर करना होगा. जी सर.